हेलो फ्रेंड्स। डेट है आज की 29 अगस्त 2020 और द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। टोटल आज हम लोग 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 आर्टिकल जो है वो द हिंदू से और 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से, बिकॉज द हिंदू में आज उतने सॉलिड आर्टिकल्स मिले नहीं। सबसे पहला आर्टिकल जो है, जिसे शिंजो एबे, आपको पता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी रेजिग्नेशन दे चुके हैं। तो अभी ये टाइम बहुत बढ़िया होता है कि जैसे उनका पूरा कार्यकाल में जो इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप के अंदर में क्या क्या समरी निकला और क्या क्या जो हाईलाइटेड इवेंट्स निकले, उन सबको आप एक बार समराइज़ कर सकें। बिकॉज़ काफ़ी बड़े लीडर थे और इंडिया के काफ़ी करीब भी थे, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे कैसे पॉजिटिव वे में फेज आउट हुआ। तो वो सब सारे के ऊपर में हम लोग एक देखें। जीएस पेपर टू से आप उसको रिलेट कर सकते हो। वही सेम टॉपिक जीएस पेपर टू इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान सब टॉपिक से आप सेकंड आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ जो गिरते अभी हमारे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान के अंदर में क्या गतिविधि चल रहा है इंडिया के एवज में, और इंडिया की क्या गतिविधि चल रही है पाकिस्तान के एवज में, उनके ऊपर में, और कैसे हम उस चीज़ को फेज आउट कर करके और आगे चल करके पीसफुल वे फॉरवर्ड अख्तियार कर सकते हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। उसके बाद थर्ड आर्टिकल जो है वो नेशनल वेलबींग के ऊपर में है, कि कैसे और क्या मैटर करता है कि किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल और पोटेंशियल कैपिटल जो है वो रेज हो, ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो रेज हो, और इंडिया जो है वो अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसका अच्छा चल रहा है। तो उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है और उससे कैसे हार्वेस्ट कर सकता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स। तो इसके ऊपर में काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है। बहुत कम ऐसे आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, मल्टी डायमेंशनल थिंग्स आपको वुमेन से रिलेटेड, फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड, इशूज़ एंड प्लानिंग पॉलिसी से रिलेटेड, ये सब आपको इसमें से कवर हो जाएगा जीएस पेपर टू और जीएस पेपर थ्री से रिलेटेड। फोर्थ आर्टिकल हमारा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर में, कैसे एक्ट ऑफ गॉड बता करके और गवर्नमेंट जो है अब जीएसटी का सेस जो है अब बता दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को अब हम पूरा पे आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके ऊपर में ये आर्टिकल है, और इसके अंदर में भी ठीक ठाक एनालिसिस है। थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, 10th और 7th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। तो इसको हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कर करके पढ़ेंगे और इसको एनालिसिस करके ख़त्म करेंगे। लास्ट में एडिशनल रीडिंग दूंगा मैं कुछ थोड़ा प्रीलिम्स के लिए। और फिर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल अगर आपके पास है तो। द हिंदू 365 अगर आप सर्च बार में टाइप करोगे तो gkmonk.com आपको सजेशन आएगा, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके अंदर में आपको पता चल जाएगा कि जो यूआरएल है हमारा gkmonk.com, उसके डाउनलोड सेक्शन से आप भी जाकर ये सब चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट आर्टिकल जो शिंजो एबे के ऊपर में है, तो शिंजो एबे जो है एक काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर साबित हुए हैं पिछले कुछ एक डेकेड के अंदर में। शिंजो एबे का जो परिवार था, पहले बैकग्राउंड उससे आप स्टार्ट करोगे तो उनके जो माता पिता थे, जो उनके फादर थे, वो भी जापान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जो उनके ग्रैंडफादर थे वो जापान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1957 से 1960 तक उनके जो ग्रैंडफादर थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। उनका था नोबोशी किशी, उनका नाम था। इसके अलावा सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 2006 में। उसके बाद 2007 में उन्होंने इलनेस की वजह से रेजिग्नेशन दे दिया था। फिर उसके बाद 2012 में वो फिर से वहाँ पे प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जो है कि ये उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। किसी भी जापान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा इतना लंबा कोई भी कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। इसके अलावा शिंजो एबे जो है पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जापान के जो इतनी बार इंडिया का विजिट कर पाए हैं। वो अपने पहले कार्यकाल में जब सबसे पहले आए थे 2006-7 में, तो उस टाइम पे एड्रेस किए थे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर वो 2014 जनवरी में, दिसंबर 2015, सितंबर 2017, इन सब टाइम पे वो एक एक बार इंडिया का विजिट पे आए थे। इनफैक्ट जब वो 2014 के टाइम पे जब इंडिया के अंदर आए थे चीफ गेस्ट बन करके रिपब्लिक डे परेड के अंदर में, तो उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर में इलेक्शंस होने वाले थे 2014 का, और उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर में, वो उनकी होस्ट थी। तो उन्होंने यूपीए का अभिवादन तो किया ही था। इसके अलावा एनडीए जो उनकी उस समय जो एक एक राइवल पार्टी थी, उनका भी उन्होंने कहा था कि मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ कि आगे उनका सही इलेक्शन में रिजल्ट आए। तो इससे बताता है कि उनको कितना ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के में भी, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वो थिंक थॉट प्रोसेस है उनका इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के ऊपर में। जब वो आए, जब फिर दूसरा जब नया जब वो 2012 के बाद जब वो आए अपना कार्यकाल में, तो उसके बाद उन्होंने इंडिया जापान के जितने भी बायलैटरल समिट्स हैं, जो रिलेशंस हैं, ट्रीटीज़ है, वो सब को एक अलग मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया, काफ़ी एक्सेलरेट किया। इससे पहले ऐसा नहीं था कि इंडिया जापान के बीच में कुछ
पार्टनरशिप नहीं होता था। जो इंडिया में जो मेट्रो जब आया था दिल्ली के अंदर में, वो भी जापान के बदौलत ही हमारा वो चीज़ संभव हो पाया था। इसके अलावा 2005 के अंदर में एनुअल बायलैटरल समिट के बारे में बातचीत हुई थी। उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया के बीच में भी 2001 में बातचीत हुई थी। लेकिन 2012 के बाद में उस चीज़ को अलग लेवल पे वो लेकर के गए। इसके पहले भी 2007 के टाइम पे जब वो पार्लियामेंट विजिट पे आए थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले इंडिया पैसिफिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे रखा था इंडिया पार्लियामेंट के अंदर में। उन्होंने बताया था कि कैसे कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, मतलब साउथ चाइना सी और इंडिया ओशियन जो है, इन दोनों के जो कॉन्फ्लुएंस है उनमें काफ़ी ज़्यादा एक अहम भूमिका इंडिया को निभाने का आगे चल करके है। और उसमें जापान उनका काफ़ी क्लोज मित्र बन करके और स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना चाहता है, और ये दोनों ही कंट्री के हित में है। आगे जब प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तो उस समय भी पीएम जो है वो जो शिंजो एबे हैं, वो गुजरात के साथ काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में रहते थे, बिकॉज़ वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में गुजरात, जापान की जो जापानीज़ कंपनीज़ है वो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखी थी। तो जिस वजह से इनके जो पहले से जो भूतपूर्व रिलेशनशिप थे, वो आगे चल कर के जब प्राइम मिनिस्टर बने मोदी हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो ये और भी अलग केमिस्ट्री अलग लेवल पे जा कर के हुई। और इसी वजह से जो बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस में, जैसे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी टू मैरीटाइम सिक्योरिटी, बुलेट ट्रेन टू क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इन सब क्षेत्र में इंडिया और जापान अलग कीर्तिमान साबित किया। और शायद इसी वजह से जो फ्राइडे को जब वो रेजिग्नेशन देते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक हार्टफुल मैसेज ट्वीट करा, जिसके अंदर उन्होंने स्पीडी रिकवरी का कामना किया। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम था, तो इंडिया चूँकि ये जो पैक्ट है उसमें नहीं था शामिल, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर जो मेंबर कंट्री है वो नहीं था इंडिया, तो इस वजह से इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम था। और जापान ने इंडिया को एक ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करवाया, जिसके वजह से इंडिया के लिए न्यूक्लियर डील्स के ऊपर आगे के रास्ते भी जो खुल गए, बिकॉज़ अगर उस टाइम पे संजो अबे की जो गवर्नमेंट है वो एंटी न्यूक्लियर हॉक्स जो जापान के अंदर में है, जैसे कि यूएस की बहुत सारी कंपनीज़ और फ्रेंच की बहुत सारी कंपनीज़ जो है न्यूक्लियर फर्म्स के अंदर में, जापानीज़ कंपनीज़ के अंदर में उनका स्टेक है बहुत सारे, वहीं की कंपनी वहाँ पे डायरेक्ट 100% स्टेक होल्डिंग पे जापान में एस्टैब्लिश्ड है। तो उन सबको कन्विंस करने के लिए जापान ने इंडिया की तरफ से वहाँ पे वकालत करी, और इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा आगे चल कर के फ़ायदा भी हुआ। इसके अलावा डिफेंस एंड इंडो पैसिफिक जो जो क्षेत्र है उसके अंदर में हमने 2+2 मीटिंग के थ्रू आगे एक ग्राउंड पैदा किया, जिसके अंदर में हम फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों को एक साथ लेकर के और दोनों को पैरेलल जो है उनके सारे बातों को हम आगे लेकर के बढ़ाते थे, जिसके अंदर मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट भी शामिल था। नवंबर 2019 के अंदर में जो फर्स्ट फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के अंदर में, तो उसके अंदर मीटिंग हुई थी हमारे इंडिया के अंदर में, तो उसके अंदर में ऐसा देखा गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डील के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बात हुई। ऐसा देखिए कि ये जो एग्रीमेंट है वो ज़्यादा उतना कॉमन नहीं है, और लेकिन जापान और रशिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मतलब बाकी सब चीज़ सोल्ड आउट तो करता ही है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेल्प किया है। ये चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और या फिर आपका यूएसए, ये सब में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़रिंग में वो थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे अब हम कुछ सामान खरीदें उनके पास से, तो वो कैसे बना है उस चीज़ को भी हमारे देश में आकर के हमारे इंजीनियर्स को सिखाना और बताना, वो सब भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर में शामिल होता है। वो शिंजो एबे ही थे जिनके कार्यकाल में इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर को एक अलग मुकाम मिला। फॉर एग्जांपल उन्होंने ही जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सी वाला जो उनका थ्योरी था, उसके तहत 2007 के स्पीच के दौरान उन्होंने क्वाड का फॉर्मेशन की बात रखी थी। उसके बाद क्वाड फॉर्मेशन किया गया था, जिसके अंदर में इंडिया, यूएसए और जापान जो था वो शामिल हुआ था, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद जो है कि ऑस्ट्रेलिया भी उसके अंदर शामिल हुआ था। इस इनफैक्ट उसके बाद कुछ दिन तक ये जो है कि वो उतना सही ढंग से चला नहीं था, लेकिन कोलैप्स कर गया था। लेकिन 2017 अक्टूबर के बाद जब चाइनीज़ एग्रेशन जो है पैसिफिक साउथ चाइना सी के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर, ये सब में उसका जब एग्रेशन बढ़ने लग गया, और इंडिया उस टाइम पे डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट पे भी था, डोकलाम स्टैंड ऑफ के पास में था, तो उस समय फिर से शिंजो एबे ने ही ऐसा कहा कि क्वाड को फिर से आप रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि जो चाइना है उसको हमारी स्ट्रेंथ का पता चले। तो फिर उस समय इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो है वो मनीला में मीट करके और फिर इस वाले चीज़ को जो है कि
मनीला में जो मीट हुआ था, ईस्ट एशिया समिट हो रहा था, उसके साइडलाइन में ही हमने ये एक्सरसाइज किया था इंडियन ओशन के अंदर में। और फिर उसके बाद इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जब भी हुआ है 2013 से लेके अभी तक में करीब करीब 4 स्टैंड ऑफ हो चुका है। उसमें हमेशा ही इंडिया के साइड में ही खड़ा मिला है जापान हमें। इनफैक्ट शिंजो एबे ने लास्ट 2 जो हमारे स्टैंड ऑफ हुए हैं उसके अंदर में इंडिया का साइड लेकर के चाइना के अगेंस्ट उन्होंने बयानबाजी करा है। और इसके वजह से काफ़ी एक अच्छा स्टेटस को जो है वो डेवलप हो पाता है इंडिया के एवज में, इंडिया के साइड से, इंडिया के फॉर में। बिकॉज ये जापान जो है वो G7 कंट्रीज़ का भी मेंबर है। G7 कंट्रीज़ कौन है? G7 कंट्रीज़ जब शुरू में डेवलपमेंट काफ़ी पीक पे था, तो 19 सेंचुरी में, मिड ऑफ 19 सेंचुरी में G7 कंट्रीज़ का एक संगठन बनाया गया जिसके अंदर 7 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ थे, जैसे कि USA, UK, जापान, फिर आपका रशिया, जर्मनी। तो ये सब सारे कंट्रीज़ जो है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं, वो लोग उसके अंदर शामिल हुए थे। और फिर तो इसको आगे इसमें काफ़ी बड़ा उनका जो से है, जैसे जापान जो है वो काफ़ी बड़ा वर्ल्ड वाइड एक कंट्री होता है। तो जिस वजह से अगर वो कुछ इंडिया के हित में कहती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बुलेट ट्रेन के ऊपर में काम किया है, एक्ट ईस्ट फोरम के अंदर काम किया है, नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जिसमें बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में प्रोजेक्ट हमने क्लोजली चाइना के वॉच के होने के, एंगेजमेंट होने के बावजूद भी जापान के साथ मिल करके वहाँ पे कंप्लीट किया। इसके अलावा बहुत सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स हमने करे हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में भी, जैसे कि मालदीव्स में, श्रीलंका में, जहाँ पे बीजिंग का इन्फ्लुएंस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों इकट्ठे होकर के वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जब आगे वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं राइटर कि देखिए G7 लीडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और अगर इतना ज़्यादा घनिष्ठ मित्र है कोई G7 लीडर का प्राइम मिनिस्टर, तो उनके अगर यहाँ से रेजिग्नेशन उनका होता है तो आगे कौन आता है वो बहुत ज़्यादा ईगरली इंडिया वेट करेगा, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा शू जो है उसको फिल करने की बात हो रही है। आगे चल करके जो कार्यभार है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो कि शिंजो एबे निभा करके गए हैं। अब ये चीज़ इतना ज़्यादा घनिष्ठ था, आप सोचिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे अभी जापान के विजिट पे, तो उनके एंसेस्ट्रल होम यामानाशी के अंदर में उनको ग्रीट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। और इसके एवज में जब वो इंडिया आए थे तो उनको भी रोड शो अहमदाबाद के थ्रू उनको ग्रीट किया गया। तो अभी फ़िलहाल गुवाहाटी में भी उनको दिसंबर में आना था, लेकिन फिर अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रति, उस वजह से वो गुवाहाटी वाला ट्रिप कैंसिल कर दिया। इसके बाद सेकंड आर्टिकल जो है हमारा, एमिकेबल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान मे सीम रिपोर्टली रिमोट बट दे आर वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। अभी देखिए इसके अंदर में इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं राइटर ऐसा कहते हैं कि देखिए अब जो पाकिस्तान है वो सारे चीज़ों को, कश्मीर मुद्दे को वो अलग लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की तैयारी में है। बिकॉज़ अभी देखिए जैसे ही अगस्त 5 का जो अभी मुद्दा आया था उसमें एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को वो पाकिस्तान के अंदर में अलग अलग जगह पे उसने प्रोटेस्ट तो करा ही, इसके अलावा मुजफ्फराबाद जो कि POK एक कैपिटल है वहाँ पे भी उसने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक एंगल कश्मीर के ऊपर अब वो ऐड कर रहे हैं वो लोग काफ़ी पुरजोर तरीके से, उसका एक एग्जांपल तो हम UNSC के अंदर में अभी कुछ दिन पहले जो हमने 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस करा था कि 4 मुद्दों के ऊपर में इंडिया के ऊपर में ऐसा इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान ने कि इंडिया के वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हम काफ़ी बड़ा एक विक्टिम बन गए हैं। इंडिया कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर सेंटर बना करके और हमारे ऊपर में हमला करवा रहा है बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा। फिर उसके बाद स्टेट कश्मीर के अंदर में स्टेट टेररिज्म वो फॉलो आउट कर रहा है। इसके अलावा फिर जो राम जन्मभूमि है उसके अंदर बाबरी मस्जिद गिरा करके वो कैसे एक रेडिकल अप्रोच अपना रहा है अपने देश के अंदर में मुसलमान के खिलाफ में। तो ये सब सारा कुछ UNSC के अंदर में बोलने का उसका एक ही एक मतलब था कि उसको इंटरनेशनल पोर्टल के अंदर में इंडिया का जो एक पॉजिटिव रेथोरिक है उसको कहीं ना कहीं धुलमिल करने की बात है। अब ये चीज़ कहाँ से इनको आइडिया आया, तो ऐसा राइटर कहते हैं कि फहाद हुसैन जो कि एडिटर हैं डाउन वहाँ का एक काफ़ी बहुचर्चित न्यूज़पेपर है, जो कि द हिंदू के सही वहाँ पे न्यूज़पेपर है। तो उनके एडिटर ने ऐसे इमरान खान को ऐसे सजेस्ट किया था कि देखिए इंडिया को अगर आपको काउंटर करना है तो उसमें बैटल फॉर कश्मीर जो है उसको आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। वो जो रास्ता है कश्मीर का वो आपको वॉशिंगटन, मॉस्को, लंदन, पेरिस और यूनाइटेड नेशन से तय करके न्यू दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा। आपको वैसे अब वॉर कर करके तो उसमें कोई एक सोल्यूशन है नहीं। अभी देखिए उसमें जो हुसैन साहब ने जो ये मेंशन करा था तो उसके अंदर इस्तांबुल उन्होंने उन्होंने नहीं लिया था नाम, लेकिन इस्तांबुल में जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी जो, जैसे अभी कुछ दिन पहले ऐसा बयान आया था पाकिस्तान पार्लियामेंट को, उन्होंने कन्फेस किया था कि हम पूरा सपोर्ट करते हैं आपका कश्मीर स्टैंड जो है
इस्लामाबाद के हम पूरे साथ हैं इसके ऊपर। इसके अलावा मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो भी उनके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में नज़र आए हैं कुछ दिन से। तो इस्लामाबाद जो है परहैप्स मलेशिया और तुर्किश जो प्रेसिडेंट है उनके सपोर्ट से, और फिर उसके घर के अंदर में जो भी उनका जो मिलिट्री और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलता है उसके प्राउड में आकर के अलग अलग स्टेप्स उठा सकता है आगे, जिसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के पहले काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ थे, लेकिन अभी वो कश्मीर मुद्दे के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और वो नहीं ऐसा डायलॉगबाजी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान, ईरान जो है वो करंट नेगोशिएशन में तो है चाइना के साथ, बिकॉज़ अभी जो आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान से लेकर के ईरान के जो छाबहार पोर्ट तक जो एक रेलवे लाइन बनने वाला था, उसके अंदर में इंडिया के ऊपर एमओयू था, वो हमारे पर वो जो डील था, पॉलिसी था, लेकिन अब वो चाइना निभाएगा, बिकॉज़ हम लोग एमओयू का जो डेट लाइन है वो क्रॉस कर चुके हैं और उस टाइम पे हमने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करा बिकॉज़ ऑफ सर्टेन अदर रीज़न्स कि चाइना ईरान के ऊपर में बहुत सारा सैंक्शंस लगा हुआ था और भी बहुत सारे रीज़न्स थे। जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, तो वो अब चाइना कर रहा है उनके लिए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन भी दिया था कि इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसको जॉइन नहीं कर सकता है। लेटर पीरियड में इंडिया वहाँ पे जाके के और काम कर सकता है। तो इसका एक ही मतलब था कि अभी भी ईरान जो है वो इंडिया के साथ ही है, ऐसा नहीं है, और उसने कुछ भी कश्मीर के खिलाफ कुछ भी ऐसा बयान भी अभी फ़िलहाल में नहीं दिया है। पहले उन्होंने दिया था एक, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है, वो भी अभी पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पाकिस्तान जो है कुछ दिन पहले एक ओआईसी ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन उसमें एक मीटिंग बुलाना चाहता था, जिसके अंदर कश्मीर मुद्दे के ऊपर, पैलेस्तीन के ऊपर, अयोध्या मामले के ऊपर में वो एक मुद्दा बना करके और मीटिंग करना चाहता था, जिसका जो सऊदी अरेबिया है उसने उस चीज़ के ऊपर मना कर दिया कि हमें ये चीज़ का ऐसा मीटिंग नहीं चाहिए, जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर हैम्पर पड़ता है, आपके डोमेस्टिक रेथोरिक के ऊपर। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था चाइना, सॉरी पाकिस्तान, और शाह महमूद कुरैशी जो है वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि हम अगर सऊदी अरेबिया हमारे साथ नहीं आता तो उनके बिना भी हम यहाँ पे काम जो है वो कर सकते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनका डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना है। हालाँकि इसके इस डायलॉग की वजह से वहाँ का जो अपोजिशन लीडर था उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो इंडिया का प्रोस्पेक्ट क्या है? अभी देखिए इंडिया के ऊपर में भी राइटर कहते हैं कि जो लीडर्स हैं इंडिया के अंदर में, वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, तो कुछ ना कुछ आइडेंटिकल सिचुएशंस तो हमारा है ही उसके जैसा। बिकॉज़ वहाँ के भी जो लीडर्स हैं वो कुछ भी बेबाकी से डायलॉग देते रहते हैं, वैसे ही इंडिया के भी जो कुछ ऐसे लीडर्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। भले ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी अगर हो भी अगर है आपके पास, तो वो भी आपको जो विलिंगनेस है आपका थिंक करने का और सोच समझ के आगे स्टेप बढ़ाने का, उससे आपको वंचित कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिन पहले जनरल मनोज मुकुंद नारवा ने जो है, जो हमारे जनरल है आर्मी के, उन उनका ऐसा मतलब एक डायलॉग आया था कि पाकिस्तान पीओके जो है वो इंडिया का ही एक क्षेत्र है, ऐसा हमारे पार्लियामेंट ने कभी किसी एक ट्रीटी में बहुत पुराना ऐसा कहा था। अभी फ़िलहाल वो भले पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन अगर हम चाहें फ्यूचर में, जिस दिन पार्लियामेंट से हमें ऑर्डर आ जाएगा, हम बिल्कुल देरी नहीं लगाएँगे उसको अपने अंदर लेने में। ठीक 17 डेज़ के बाद नरेंद्र मोदी नेशनल कैडेट कॉर्प्स को संबोधित करते हुए ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ 3-4 वॉर्स जो है वो हार चुका है। लेकिन अभी भी अगर पाकिस्तान कभी आगे कुछ गतिविधि करता है, तो भारत की सरकार बिल्कुल जो हमारे आर्मी है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको स्ट्रेंथन करती है। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे उनको हराने में, और हमको उनको हराने में 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर लगेगा, और बिल्कुल वो जो नेबरिंग कंट्री है उनको अनदर वॉर में समझ में आ जाएगा कि क्या केस हो सकता है इंडिया के साथ। अभी देखिए इसमें राइटर कहते हैं कि इतने सारे जो स्पीचेस आते हैं, जो आर्म फोर्सेस को परमिशन देने की बात है या फिर रिफ्यूज़ करने की बात है, जो भी बातें हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने कैरी किया, एयर स्ट्राइक जो इंडिया ने कैरी किया टेररिस्ट के लिए, वो सब बैकग्राउंड में जो था वो सब कुछ ठीक था, क्योंकि आपने रिटेलिएट किया अपनी सोवरेनिटी के ऊपर में। लेकिन इस प्रकार के जो डायलॉग हैं उनसे आपको बचना चाहिए। कोई भी अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिस्ट है, जो उसको थोड़ा बहुत भी अगर आईआर के बारे में, सिचुएशन के बारे में पता है, तो उसको बिल्कुल पता है कि देखिए पाकिस्तान कहीं भी हमारे सामने लाइन रिलाई नहीं करता है। वो हर एक मुद्दे से जो है वो इंडिया से थोड़ा नीचे ही है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले से उसको इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि इंडिया से वो इतना ज़्यादा वॉर करता है, लेकिन चूँकि वो यूएसए काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया था मिड ऑफ 19th सेंचुरी में, तो उस समय जो है कि 20th सेंचुरी में, तो उस समय जो है कि पाकिस्तान को थोड़ा मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उनको ऐसा लगता था कि अमेरिका हमारे साथ देगा, तो उस वजह से वो काफ़ी बैक टू बैक वॉर करते आए थे। लेकिन
किसी न किसी तरीके से इंडिया ने हर बार उनको हराया है और इस वजह से जो पाकिस्तान के प्रति हमारा जो रेथोरिक है वो अभी भी झंडा जो है हमारा उससे ज़्यादा ऊंचा ही रहता है। और इस वजह से इंडिया को ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप जो इस प्रकार के डायलॉग्स देते हैं तो क्या आप वॉर करोगे पाकिस्तान से कुछ दिन में? अगर आप वॉर कर भी देते हो, न्यूक्लियर बटन दबा भी देते हो, तो आपकी जीत होनी है ये सबको पता है। तो क्या आप वहाँ पे वही सिचुएशन क्रिएट करोगे कि जैसा पाकिस्तान जैसा अफगानिस्तान के अंदर में सोवियत यूनियन और यूएसए ने मिलकर के किया है, जैसा साउथ सूडान के ऊपर में है, जैसा सीरिया के अंदर में अभी गतिविधि और वहाँ पे जो सिचुएशन है, क्या वो सिचुएशन में कोई भी नेबरिंग कंट्री खुश रह पाया है? आपके देश में माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके देश में जो है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट कॉन्डेम्सन लग जाए कि बहुत सारे चीज़ों में आपको सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ अभी इंडिया इस टाइम पे तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो बयानबाजी है, उससे अपने इंटरनेशनल लेवल पे आपकी छवि क्यों गिरा रहे हो? अब क्यों मौका दे रहे हो पाकिस्तान को कि वो इस वाले मुद्दे पे, इस वाले डायलॉग को लेकर के हमें इंटरनेशनली अलग-अलग जगह पे हमें निशाना बनाएँ? ये कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से इंडिया को अभी सोचना चाहिए कि जब हमें पीसफुली आगे बढ़ना है, हमें अब नेबर है तो नेबर को हम लोग को वैसे ही आगे लेके बढ़ना है। तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि उसको अभी कब्ज़ा कर लें और फिर उसको एक अपना एक न्यू यूनियन टेरिटरी बना करके और हम उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दें। वहाँ पे फिर भी उसके बाद बहुत सारे रिबेल निकलेंगे। बहुत लोग जो है वो कंप्लीटली वहाँ पे इंसानों को तो आप ख़त्म नहीं कर दोगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जितने आदमी हैं वहाँ पे हटा दोगे आप। तो रिबेल वहाँ पे बनेंगे, इंसर्जेंसी वहाँ पे बढ़ेगी। तो आपको पीसफुल आगे बढ़ना है, पीपल टू पीपल टाई बढ़ाना है। तो उस चीज़ को अभी फ़िलहाल तो देखिए बहुत फार फेच साइट है कि हम कैसा क्या कर पाएँगे फ्यूचर में। लेकिन आपको कहीं न कहीं ट्रेड जो रिज़म्पशन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको ट्रैवल और नॉर्मल रिलेशनशिप को फिर से नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको बातचीत टेररिज़्म के ऊपर में ही करने की ज़रूरत है कि चलिए ठीक है, टेररिज़्म के ऊपर ही बातचीत करना शुरू करें और फिर उसका कैसे उसको कम करना है उसके ऊपर बातचीत हम आगे बढ़ाएँ। आपको कश्मीर मुद्दों पे कश्मीर के पीपल को जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, जो चुनने की राइट है, जो उनको वोटिंग का राइट है, उनको आपको फिर से वापस देने की ज़रूरत है। ताकि जो पाकिस्तान एक हमारे प्रति जो रेथोरिक बना रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, उसको कहीं न कहीं हम फुल स्टॉप लगा सकें। नेक्स्ट और आर्टिकल जो है हमारा जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हो, इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ और जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज़ राइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसमें क्या इंट्रोडक्शन में बताते हैं, राइटर ऐसा बोलते हैं कि देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसीज़ होती हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जो कि वुमेन के कंसेंट के साथ नहीं होती है, वो वुमेन के कंसेंट के खिलाफ होती हैं। और इसमें मैरिज कहीं न कहीं उनको एक पर्दा लगा देता है जिसकी वजह से वो जो है लीगली या फिर कल्चरली उस चीज़ का विरोध नहीं कर पाती हैं। लेकिन फिज़िकल मेंटल वॉयलेंस को तो हम कंटेन कर सकते हैं, करना भी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये मामला, लेकिन इस प्रकार के जो मामले होते हैं जिसमें एंग्ज़ायटी की वजह से उनको प्रेगनेंसी आगे झेलनी पड़ती है और उनका बॉडी और उनका मेंटल कंडीशन उस चीज़ का वो अलाउ नहीं करता है और जिस वजह से जो आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, न्यू बर्थ बेबी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत बार ऐसा भी केस होता है कि चाइल्ड स्टिल जो है स्टिल बर्थ जो है उसको हम लोग को सामना करना पड़ता है। अभी देखिए स्टिल बर्थ और जो न्यूनेटल मोर्टालिटी है उसमें क्या अंतर है? स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जो बच्चा गर्भ में ही उसका डेथ हो गया है, अगर मान लीजिए 28 वीक्स तक उसने सर्वाइव करा है, लेकिन फिर उसके बाद उसका गर्भ में ही डेथ हो गया, तो उसके बाद जब वो जन्म लेता है तो फिर उसके बाद वो डेथ ही जन्म लेता है। और एक होता है न्यूनेटल मोर्टालिटी, उसके अंदर क्या होता है जब बच्चा जन्म लिया तो 28 दिन के अंदर में अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, जो कि मतलब और भी किसी कारणवश नहीं, वो इसी वजह से डेथ हो जाती है कि वो उसका लालन-पोषण जो है कि वूम्ब के अंदर में और वूम्ब के बाहर निकलने के बाद सही ढंग से अगर नहीं हो पाता है, तो वो कम करके उसकी डेथ हो जाती है, तो वो होता है नियोनेटल मोर्टालिटी। तो उस वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन दोनों का ही जो आपको डाटा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको कंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में इस चीज़ को कंटेन करने का उतना बढ़िया मैकेनिज़्म है नहीं। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर्स में या फिर जो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी ऐसा देखा जाता है कि मिस रिकॉर्ड देखा जाता है, मिस रिकॉर्ड किया जाता है जिसके अंदर में नियोनेटल डेथ जो है उसको मिला के करंट स्टिल बर्थ के साथ मिला करके उसको दिखाया जाता है। लेकिन इन दोनों के पीछे जो इम्प्लीकेशंस हैं, इन दोनों का जो डाटा है उसके अलग-अलग मायने हैं। इनको आपको एक साथ नहीं देखना चाहिए, इनको अलग-अलग कर कर के और इनके साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आपको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान से उसका जो है कि डाटा स्ट्रक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चल कर के आपका वो ह्यूमन कैपिटल और पोटेंशियल जो है देश का बनाता है। ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल मतलब क्या हो गया कि किसी भी देश में जब ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स में कितनी पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ रही है आगे, वो जो एक ह्यूमन का एक जो कैपिटल मतलब कि वो लोग जो अभी बच्चे हैं और आगे चल कर के आपके देश के जो वर्किंग
पॉपुलेशन बनेंगे और आपके रिसोर्सेज बनेंगे जो कि आपको टैक्स प्रोवाइड करवाएंगे, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल होता है। और उस देश का पोटेंशियल कितना है आगे चल करके टैक्स कमाने का और आगे चल कर के डेवलपमेंट करने का, वो इन सब सारे डेमोग्राफिक डिविडेंड और ये सब तरीके से नापा जाता है। तो ये सब में अब 10 साल में एक बार सेंसस करवा के और बाकी कुछ-कुछ ऐसे जो डाटाज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थ के टाइम पे वेट कितना था बच्चे का, फिर उसके बाद हाइट एंड वेट कितना है चिल्ड्रन का जब वो स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, स्कूल जब कंप्लीट करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल कंप्लीट कर पाते हैं, क्या बच्चे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ कंप्लीट कर पाते हैं। इसके अलावा जो एज, हाइट, वेट कितना है जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है। इसके अलावा जब कोई वुमेन, कितनी नंबर ऑफ वुमेन जो है वो फॉर्मल वर्कफोर्स में काम करती है जो कि मेन के बराबर अर्निंग कर पाती है। इसके अलावा अंडर एज मैरिज में कितनी गर्ल्स हैं जिनका कुछ ऐसा हिस्ट्री है माल न्यूट्रिशन और ऐसा सब चीज़ का। फिर सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल कंप्लीशन कितने बच्चों का हो पाता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा गर्ल्स का कितना हो पाता है रूरल एरियाज़ में, ये सब कुछ देखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिंगल हैंडेडली आपका डिफाइन कर देता है कि आगे चल करके आपका ह्यूमन कैपिटल कैसा होने वाला है। बिकॉज अगर जब तक आप बॉयज़ को टीच नहीं करोगे बायोलॉजिकली, या फिर कि जेंडर डिफरेंस कैसा होता है, उनको कैसा स्कूल में कैसा टीचिंग दिया जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स को क्या नोशन है, क्या कंसेंट है, ये सब के बारे में अगर आप उनको नहीं सिखाओगे, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, ये सब के बारे में अगर आप नहीं बताओगे, तो एक डिज़ायर्ड एंड हैप्पी प्रेगनेंसी आप नहीं एश्योर कर सकते हो देश के अंदर में। और जब तक एक प्रेगनेंसी हैप्पी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके ऊपर में जितना ध्यान देना चाहिए, जितना ज़ील के साथ उसका लालन पोषण करना चाहिए किसी बच्चे का, वो चीज़ नहीं हो पाता है। बर्थ इन द कंट्री अगर आप देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर ये बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे केसेस। जैसे एक नॉवेल है, फॉर सेल बेबी शूज़ नेवर वोन, ये एक नॉवेल है। इसके अंदर में बहुत कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में उठाया गया है मुद्दा, और उसके अंदर में डिज़ायर्ड प्रेगनेंसी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। जैसे हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे और क्या कॉम्प्लिकेशंस को एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है, और क्या-क्या सेफ डिलीवरी सिस्टम फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है जो गर्भवती माताएँ हैं उनको, और जो पोस्ट नेटल केयर है, मतलब ये डिलीवरी के बाद में उनके साथ कैसा केयर होना चाहिए, वो सब के बारे में बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब जब जाके जो स्टिल बर्थ रेट है वो किसी भी देश में अंदर में कम हो पाएगा, और उसके बैकग्राउंड में क्या-क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स थे, उन सब चीज़ को हम कंटेन कर पाएँगे। बिकॉज़ स्टिल बर्थ अगर कहीं पे होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टिल बर्थ का ही बात नहीं बताता है, वो वहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है। वो चीज़ ये भी बताता है कि वो जो जो लेडी है वो हो सकता है फिज़िकल या फिर मेंटल ट्रॉमा में होगी, या फिर उसको माल न्यूट्रिशन से वो ग्रसित होगी, जिसको जिसको शुरू से जो है कि वो उतना न्यूट्रियस फूड नहीं मिल पाया है कि वो एक बच्चे को सस्टेन कर पाए अपने बॉडी के अंदर में। इसके अलावा अगर ये सब सारा कुछ चीज़ है, स्टंटिंग है, माल न्यूट्रिशन है, तो कहीं न कहीं जब आप अपनी सरकार की तरफ से आप ये सब सारे मेजर्स और पॉलिसीज़ चला रहे हो, तो इसका मतलब आपका वो सब पॉलिसीज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा इन सब सारी चीज़ों का, तो वो सब स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, वो सब स्पेसिफिक एरियाज़ में आप ये सब पॉलिसीज़ को कैसे पॉज़िटिवली वहाँ पे एक्सटेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जिस वजह से किस फैमिली का कहाँ पे कैसा क्या डाटा निकल कर के आ रहा है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो अगर न्यूनेटल बर्थ है, न्यूनेटल डेथ है, या फिर वो स्टिल बर्थ डेथ है, तो वो सब सारा कुछ का जो है कि फेयर डाटा जो है निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। और किसी कंट्री में अगर जो सपना ऐसा देख रहे हैं वो कंट्री सिटीजन्स कि हम आगे चल के डिजिटल हेल्थ आईडी बनाएंगे सबके लिए, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ तो बिल्कुल ग्रास रूट में सबसे पहले करने की ज़रूरत है ही, कि आप सबसे पहले तो यही चीज़ इंश्योर करवा लीजिए कि आपके कंट्री में न्यूनेटल डेथ कहाँ-कहाँ पे कितने हो रहे हैं, और इस चीज़ को जो एरर जो आता है आपके डाटा के अंदर में वो चीज़ ना हो। इसके अलावा आगे जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो 5 साल के जब हो जाता है, तो उस समय भी उसको उसके जो हाइट, वेट ये सब चीज़ का आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बच्चे को प्रॉपर लालन-पोषण मिला है कि नहीं। उसको जो शुरुआती सालों में उसको मदर ब्रेस्ट मिल्क इंश्योर हुआ है कि नहीं। बिकॉज़ उन सब सारी चीज़ों से आप कितने भी वैक्सीन्स को ले लीजिए, आप कितना भी जो इलनेस है उनको ट्रीट करवा लीजिए। उन सब सारे अगर जब तक ये जो नॉर्मल जो मूलभूत जो जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है, वो सब जब तक आपका पूरा नहीं होता है किसी भी बच्चे का, तो उसके बहुत सारे फिज़िकल और मेंटल वेल-बीइंग आप इंश्योर नहीं करवा पाते हो। इनफैक्ट आगे चल कर के उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्कूलिंग में, उसकी मेंटल हेल्थ जो है उतनी बढ़िया नहीं हो सकती, या फिर वो फिज़िकली उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है। ऐसा भी केसेस आता है कि जो बच्चे शुरू में उनको मदर ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता है, तो वो आगे चल कर के उनका जो है कि दिल में छेद हो जाता है, और फिर आगे वो धीरे-धीरे करके उसको बढ़ना पड़ता है, या फिर बहुत लोग तो अफ़ोर्ड ही नहीं करवा पाते हैं जो कार्डियक ऑपरेशन जो होता है वो सब के ऊपर।
में। तो ये सब सारा कुछ प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन और फिर अनडिज़ायरेबल बर्थ के ऊपर में अगर ये सब चीज़ को एड्रेस नहीं करती है कोई सरकार, तो ट्रू एडवांटेज जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप बिल्कुल भी नहीं उठा पाओगे। और इसके वजह से आपका जो नेशनल ह्यूमन कैपिटल है, उस चीज़ को आप फिज़िकली नर्चर नहीं कर पाओगे आगे चल कर के, जो चीज़ आपका एक देश का जो अभी फ़िलहाल प्राउड बना हुआ है। और हर एक बच्चा, आप इस सब चीज़ से आप एक चीज़ मेक आउट कर सकते हो कि इंडिया के अंदर में हर एक बच्चा, जो अगर आप ये सोचते हो कि हर एक बच्चा जो है इक्वल बॉर्न होता है और वो हर एक बच्चा एक रत्न होता है, तो जो आगे चल कर के हो सकता है आपका भारत रत्न उनको टैग भी मिल जाए। तो ये चीज़ हर किसी के लिए सिमिलर सिचुएशंस या फिर एनवायरनमेंट नहीं होता है। अलग-अलग हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है। हर बच्चे को अलग-अलग सिचुएशन बाय बर्थ ही झेलना पड़ता है। अब इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? स्कूलिंग लेवल को आप बढ़ा के। जैसे कि स्कूलिंग जो है सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस लेकर के आ सकता है, जेंडर पैरिटी लेकर के आ सकता है, मैच्योरिटी बढ़ा सकता है बच्चों में। अगर बच्चियाँ ज़्यादा दिन तक स्कूल करती हैं, तो उनको क्या है कि आगे चल कर के वो पढ़ाई भी ज़्यादा अगर करेंगी तो फिर उसके बाद उनका जो ऐज है, वो कम से कम इतना हो जाएगा कि उनकी जो बॉडी है वो वेल डेवलप्ड हो जाए और ये सब सारे कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको झेलने के लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए वो फिज़िकली और मेंटली तैयार हो जाएँ। इनफैक्ट उनको उनके ऊपर में जितने भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आगे चल कर के कैसे उनको एक एम्पावर्ड यंग वुमन बना सकती है आगे चल कर के, मैरिज के बाद में भी, तो वो सब सारा कुछ उनको पढ़ाई से ही डेवलप होगा। और अगर ये सब पढ़ाई से नहीं हो पाता है, तो फिर आगे चल कर के आप जो एनईपी लेकर के आने जा रहे हो, जैसे कि इसके अंदर ये भी सीख करता है एनईपी जो पॉलिसी है कि आगे चल कर के जो एनरोलमेंट है, उसको तो बढ़ाना ही है और कितने लोग कंप्लीट कर पाते हैं स्कूल, उसको भी बढ़ाने का है। तो वो सब सारा कुछ आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जबकि जब आप दोनों ही जेंडर को बराबर नहीं देख पाओगे। हालाँकि गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स कर रही है एनईपी के थ्रू कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट सीख कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंप्लीट करें किसी भी स्कूलिंग को। दोनों जेंडर के लेवल जो बच्चे हैं वो दोनों ही इस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। जो एनीमिया की जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खून की कमी होती है, तो प्रॉपर प्रोटीन रिच मिड डे मील प्रोवाइड करवाई जा रही है उनको। इनफैक्ट अब तो एनईपी के थ्रू उनको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा डीवर्मिंग ऑफ बच्चे, मतलब पेट में जो कीड़ा होता है उनको ख़त्म करने का भी बहुत सारा प्रोविज़न्स निकाला गया है। स्कूल में सैनिटेशन पैड्स बाँटने का और बाइसाइकिल गर्ल्स को देने की बात कही जा रही है। स्कूल टॉयलेट्स अच्छे हों ताकि जो हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। ये सब सारा कुछ एक कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक काफ़ी वेलकम स्टेप है भारत सरकार के द्वारा, जो कि आगे चल कर के हो सकता है कि एक काफ़ी अच्छा एक यूनिवर्सल मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट आपके जनरेशन के लिए हेल्प कर सके। लेकिन उन सब के लिए आपको कहीं न कहीं और भी एक अच्छे फ्रंट पे आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट सोसाइटी के अंदर में सोसाइटी के लोगों को भी इस चीज़ के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आगे चल कर के जो डिक्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर फेलियर है, उसको एंटरप्रेन्योर फेलियर जो है उसको डिक्रिमिनलाइज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम पे जो जो कपल होते हैं वो लोग दोनों ही शुरुआती दौर पे होते हैं अपने किसी भी करियर के ऊपर में। अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप भी खोला है कोई, तो वो जो 3 साल होता है जब बच्चा जन्म लेता है, प्रेग्नेंट होती है महिला, फिर बच्चा जन्म लेता है, 1-2 साल जब बच्चा बिल्कुल एकदम प्रीमैच्योर रहता है, तो उस समय अगर एंटरप्रेन्योरशिप फेलियर होता है तो हो सकता है कि वो अंदर घर में जाकर के वो सब डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले ले। तो जिस वजह से सोसाइटी के अंदर में जो स्टिग्मा है फेलियर के ऊपर में, और भी बहुत सारे जो मिसकैरेज, प्रेगनेंसी, कैरियर को लेकर के, बिजनेस डिसीजन को लेकर के जो एक अलग तरीके का जो माहौल है, उन सब चीज़ को आपको लोअर डाउन करने के लिए डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर फेलियर जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक नेशनल कंसेंसस पैदा हो सके और एक डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से हम आगे भी कर चल करके ट्रू डाटा जो है हम लोग वहाँ से निकाल सके अपने देश के सिटीजन्स के थ्रू, ताकि मल्टी डायमेंशनल जो हम लोग का हेल्प है और मल्टी डायमेंशनल जो हम लोग का आगे उत्थान है वो हम लोग इंश्योर कर सकें। तो फिर उसके बाद मेंस के जो क्वेश्चन है वो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो इसके ऊपर। इसके अंदर एग्ज़ामिन जो है डायरेक्टिव वर्ड है, इसमें एग्ज़ामिन जो है इस वाले इश्यू के ऊपर करना है। अब पूरा जो फॉर्डर पॉइंट है वो इस वाले आर्टिकल से आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ामिन के अंदर में क्या करना है आपको, की फैक्ट जो है इस वाले पूरे डाटा के अंदर में कि कैसे पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक प्रोलॉन्ग लर्निंग और बच्चियों का जो एक देख-रेख होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है, और कैसे डाटा प्रॉपर डाटा सर्विलांस जो है उस और उसका एग्ज़ामिन और एनालिसिस जो है वो इस चीज़ में आगे चल कर के हेल्प कर सकता है, इसके बारे में आप इसमें बता सकते हो। लास्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं हम लोग कि कैसे एक्ट ऑफ गॉड बता कर के
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम लोग कोहेसिव फेडरलिज्म में बदल चुके हैं, ऐसा राइटर का कहना है। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, बजटिंग और सब पार्ट जीएसटी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसके अंदर कंटेक्स्ट अगर हम बताएं जीएसटी के बारे में, आपको सबको पता होगा कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी 2017 में जो है कि 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया और इसके अंदर में जो है कि वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई थी। और इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया कि पहले जो ऐसा होता था कि किसी भी जो स्टेट के अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से कोई अगर सामान निकल करके अगर इंदर स्टेट के अंदर जा रहा है, बिहार के अंदर या फिर यूपी के अंदर जा रहा है, तो पहले ऐसा होता था कि जो टैक्स है वो बिहार और महाराष्ट्र जो है वो रखता था इसके ऊपर, मतलब टैक्स उसको जो भी उस प्रोडक्ट से मिल रहा है वो महाराष्ट्र रखता था। लेकिन अब ऐसा हुआ जीएसटी के बाद कि वो जो टैक्स है वो आपको जो कंज्यूम कर रही है जिस स्टेट की जनता, उस वाले स्टेट को उसका टैक्स का मिलेगा पूरा पैसा। मतलब अगर महाराष्ट्र एक्सपोर्ट कर रहा है बिहार के अंदर में, तो बिहार को मिलेगा पूरा टैक्स। इससे क्या होगा, जो इनर्ट जो स्टेट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक इक्वालिटी मिलेगा ये सारे टैक्स कलेक्शन में, तो उनका कहीं ना कहीं उत्थान हो पाएगा क्योंकि उनका रेवेन्यू आगे चल करके बढ़ेगा। तो इसके ऊपर में बहुत सारे जो स्टेट वाले जो राज्य थे जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये लोग सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ऑब्वियसली जो स्टेट जो है वो सब जो डेवलप्ड स्टेट है उनको इससे ज़्यादा मतलब टैक्स कम आने का ऐसा आशंका था, जिस वजह से उनको सेस प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी 14% हर एक साल के लिए। तो लेकिन उसके ऊपर में कुछ ऐसे डील्स हुए थे जिसके ऊपर जो एफएम है थे उस समय हमारे, उन्होंने उस चीज़ को गाइड किया था। जो एफएम है उस टाइम पे एफएम थे हमारे अरुण जेटली साहब, वो अपना वैसे स्टेट के जो ये राइटर है वो बताते हैं कि 7th मीटिंग के अंदर में उन्होंने ऐसा अश्योर करवाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो जो जो सेस है वो कंपनसेशन है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड करवाए हर एक स्टेट गवर्नमेंट को। इसके अलावा 10th मीटिंग में उन्होंने ये भी चीज़ कहा था कि गवर्नमेंट बिल्कुल किसी भी तरीके से रिसोर्स रेज करने के लिए इक्विप्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर बाई चांस का अगर नहीं अगर उत्पन्न कर पा रही है किसी भी तरीके से पैसा, तो वो किसी और तरीके से सेस को जो है कि वो मतलब तय समय में पूरा करने के लिए रिसोर्सेज डेवलप करके उनको पेमेंट करेगी। लेकिन अब जब क्लॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज लगा करके उनको अब स्टेट को मना कर दिया गया है और सेंटर कहीं न कहीं ऐसा ऑर्केस्ट्र कर रही है कि कैसे भी कर करके ये जो पूरा पैसा है उनको स्टेट को ना दिया जाए, ऐसा कुछ वे आउट निकाले। तो ये बिल्कुल ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कोहेसिव फेडरलिज्म की तरफ हम लोग को लेके जाता है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सारे स्टेट्स के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप आगे चल करके लेके चलते हो रिलेशनशिप को, तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन अगर किसी स्टेट के अगर इंटरेस्ट को आप ओवर पास कर करके आप बिना देखे हुए और उसको दबा करके बॉसी स्ट्रक्चर यूनियन अगर अपना लेता है, तो वो होता है आपका कोऑर्डिनेटिव फेडरलिज्म। तो अब जब ये क्लॉज के बता रही है भारत सरकार, तो भारत सरकार का क्या स्टांस है? वो ऐसा कहती है कि देखिए इसके अंदर कोई सा भी ऐसा कुछ ऐसा प्रावधान नहीं था कि जिसके अंदर एक्ट ऑफ गॉड के बारे में कुछ बताया गया हो। और चूंकि एक्ट ऑफ गॉड के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था, जिस वजह से हम लोग ये जो अभी जो क्रूअल ब्लो आया है आपका इतने सारे सिटीजन के ऊपर में और जो इकोनॉमिक बिहेवियर उनका बदल गया है, जिस वजह से हम लोग को ये फोर्स मेज्योर मतलब ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसके ऊपर हमारा कोई अभी चल नहीं रहा है, उस चीज़ के ऊपर में हमको हैंडल करने के लिए ऐसा सिचुएशन, ऐसा जो स्टेप है वो उठाना पड़ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग पूरे पैसे नहीं दे पाएंगे सेस वाले। लेकिन इसमें फिर आगे राइटर कहते हैं कि सेंटर बिल्कुल ही प्रॉपरली बेस्ट प्लेस्ड है रिसोर्सेज का पैसा चुकाने के लिए, बिकॉज जैसे कि हम उन्होंने पहले भी वादा किया था मीटिंग 10 में कि उनके पास बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं कि वो मॉनेटरी फैसिलिटीज़ के ऊपर मोनोपोली रखती है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे भी करके वो सेस जो है वो बढ़ा सकती है। पहले भी वो जैसे स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर में सेस लगाती थी और भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके के वो सेस लगाते रही है, जिसका पूरा पैसा जो है वो भारत सरकार के ऊपर में ही गया है। और उन सब बहुत सारे ऐसे भी प्रावधान हैं जिसके अंदर में पिछले 6 साल के अंदर में जो सेंटर को जितना पैसा मिलना चाहिए था, स्टेट को जितना पैसा मिलना चाहिए था, सेंटर उतना पैसा स्टेट्स को दी नहीं है। इनफैक्ट जो बोरोविंग भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी लेस एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट पे उनको मिल जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को उतना नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पेन नहीं उठाना चाह रही है। इनफैक्ट 42% वादा किया गया था, मतलब ऐसा सलाह दिया गया था 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि स्टेट्स को मिलना चाहिए, लेकिन स्टेट्स बजट को उतना नहीं मिलता है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से आपका देखिए 2015 से 2019 के बीच में सिर्फ 30% ऑफ सेंट्रल टैक्स कलेक्शन जो है वो स्टेट को इंश्योर करवाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ 2019-20 में ही करीब करीब 3,69,000 जो है करोड़
उतना रेवेन्यू उठाई है, लेकिन फिर भी स्टेट्स को उतना मतलब यही बताया जा रहा है कि हमारे पास उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आया है। पेट्रोल के ऊपर में भी सेंटर को स्टेट को जो सिर्फ 40% मिलता है, लेकिन सेंटर जो है 60% ऑफ पेट्रोलियम टैक्स उठाती है। तो आप इन सब चीज़ से वे फॉरवर्ड यही लग सकते हो कि अभी सेंटर को एम्पैथी दिखाने का हम एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन क्योंकि कोविड-19 के बर्न से सारे स्टेट जो है वो ग्रसित है, लेकिन सेंटर इस चीज़ को नहीं उठाया, नहीं इतना पेन नहीं लिया। तो सेंटर को ये चीज़ चाहिए था कि इस टाइम पे कंसोलिडेटेड फंड से पूरे पैसे निकाल कर मतलब जो भी पैसा है वो निकाल कर के जितना चाहिए उतना स्टेट्स को दे, लेकिन सेंटर ने ये चीज़ नहीं किया। तो इसके अंदर में नरेंद्र मोदी साहब जैसा कहते थे कि जीएसटी जो है वो गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो लेकिन वो चीज़ अब ग्लोरियस इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ इंडिया जैसा वो कहते थे, वो चीज़ नहीं अब वो कर पा रहा है, बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली लास्ट 3 ईयर में जो हार्श रियलिटीज़ है स्टेट के साथ में, वो आपने दिखाया है, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं न कहीं। एडिशनल रीडिंग ऑफ प्रीलिम्स में अगर आप देखो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है, और कंसोलिडेटेड फंड को आगे चल कर के रेवेन्यू और कैपिटल में डिवाइड कर दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड है क्या? मोटा-मोटी अगर आप समझोगे तो आर्टिकल 266 क्लॉज़ 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आप इसको रिलेट कर सकते हो, जिसके अंदर जो रेवेन्यू होता है किसी भी सेंटर का, वो कमाती है किसी भी गवर्नमेंट जो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कमाती है, और उसको कहाँ-कहाँ एक्सपेंस खर्च करना है, वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से वो उसको खर्च करती है। मतलब जहाँ जितना रेवेन्यू कमा रही है वो कंसोलिडेटेड फंड में अंदर आ रहा है, और फिर उसके बाद वो कहाँ-कहाँ पेमेंट में और ये सब चीज़ में जो खर्च कर रही है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। इसके अलावा कंटीजेंसी फंड भी होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ मतलब अचानक से आ गया तो उसके लिए कंटीजेंसी फंड का भी यूज़ किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद से होता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।